How are you? Today we are going to discuss resource and development of class 10th geography chapter number 1. So in this video we are going to discuss definition of the resources and classification of resources. हम दो टॉपिक पर बात करेंगे इस वीडियो में. रिसोर्स के डिफिनेशन की बात करेंगे और क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स की बात करेंगे. इसके वर्गीकरण के बारे में हम लोग बात करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिफिनेशन ऑफ द रिसोर्सेस. डिफिनेशन ऑफ द रिसोर्सेस की बात होगी. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं डिफिनेशन की ओर कि इसका रिसोर्स का डिफिनेशन क्या है. तो ऑलरेडी हैज़ गिवन हियर दिया हुआ है, थोड़ा सा मैं जूम करूँगा इसको. कह रहा है कि रिसोर्स का मतलब होता है एवरीथिंग्स अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स. दैट इज soil, water, food, cloth, everything is available in our environment which can be used to satisfy and fulfill our needs is known as the resources. अभी तक हम लोग पढ़े हैं कि जो हमारे वातावरण में अवेलेबल है, वैसे चीज़ अवेलेबल है जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है, उसको हम रिसोर्स कहते हैं. लेकिन अकॉर्डिंग टू क्लास 10 यहाँ पर डिफिनेशन में थोड़ा सा चेंजेस आएगा. क्या चेंज आएगा? तो कह रहा है कि एवरीथिंग्स आर अवेलेबल in our environment which can be used to satisfy our needs, but it should be technologically accessible, culturally acceptable and economically feasible is called resource. कह रहा है कि those things which is used to satisfy our needs and our requirement बट इट शुड बी टेक्नोलॉजिकली एसेसेबल होना चाहिए, यानी उसको ईजी वे में टेक्नोलॉजी के हेल्प से निकाला जा सके. कल्चरली क्या हो, एक्सेप्टेबल हो, यानी समाज उसको कल्चरली या सोसाइटी उसको एक्सेप्ट कर सके, और इकोनॉमिकली रूप से फिजिबल हो, जो कि सभी लोगों के अंडर में उस चीज़ को यूटिलाइज कर सके पैसा देकर. तो मेरा कहने का मतलब है कि रिसोर्स वैसे वस्तु को कहते हैं जो हमारी आवश्यकता को पूरा करे और टेक्नोलॉजिकली वो क्या हो, एसेसेबल हो, कल्चरली एक्सेप्टेबल हो और इकोनॉमिकली फिजिबल हो, तभी हम उसको रिसोर्स कहेंगे, अन्यथा रिसोर्स नहीं कहेंगे. अब कह रहा है कि क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस. क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस. द रिसोर्सेस प्रोवाइड टू अस बाई नेचर कैन बी क्लासिफाइड इन द फ्लोइंग वेज. कह रहा है कि अगर हम बात करें, रिसोर्सेस दो तरह के होते हैं. कितने तरह के? दो तरह के. एक नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं और एक मैन मेड रिसोर्सेस होते हैं. तो यहाँ पर जो हम लोग बात करेंगे, नेचर के द्वारा दिया हुआ, प्रोवाइड किया हुआ रिसोर्स की बात करेंगे. ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन के आधार पर हम लोग रिसोर्स की बात करेंगे. तो कह रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन के आधार पर दो तरह का रिसोर्स होता है. कौन कौन? तो बायोटिक रिसोर्स और अबायोटिक रिसोर्स. बायोटिक रिसोर्स कहने का मतलब मेरा है कि द रिसोर्सेस बियॉन्ड फ्रॉम द बायोस्फीयर in the form of the living things such as plant animals are called biotic resources. यानी दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं वैसे रिसोर्स जो नेचर के द्वारा ऑब्टेन किया जाता हो और वो क्या हो, लिविंग थिंग्स में हो. ठीक है, लिविंग थिंग्स में हो, वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो. ठीक है, वैसे रिसोर्स को हम लोग बायोटिक रिसोर्स कहेंगे. क्यों? क्योंकि ये भी जो रिसोर्स है, ये भी हमारे रिक्वायरमेंट को क्या करता है, फुलफिल करता है. इसलिए हम कहेंगे कि ये क्या है, बायोटिक रिसोर्स है. दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि दे हैव लाइफ. वैसे रिसोर्स जिसके पास लाइफ हो, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द बायोटिक रिसोर्स, सच एज द ह्यूमन बींग, फ्लोरा एंड फाउना, फिशरीज, लाइव स्टॉक एक्सेट्रा. दिस इज नोन एज बायोटिक रिसोर्स. अगर इस तरह से भी हम कह सकते हैं कि बायोटिक रिसोर्स का मतलब है वैसे रिसोर्स दोज हैव लाइफ, जिसके पास लाइफ है
वो हमारा बायोटिक रिसोर्स में आ जाएगा। फ्लोरा एंड फाउना, ह्यूमन बींग्स, एवरीथिंग इज अ बायोटिक रिसोर्स एंड एवरीथिंग्स फुलफिल आवर रिक्वायरमेंट। ये सभी चीज़ हमारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने का काम करते हैं। ठीक है। दूसरा कह रहा है कि अबायोटिक रिसोर्स। अबायोटिक रिसोर्स क्या है भाई? तो थोड़ा सा देखते हैं। अबायोटिक रिसोर्स कह रहा कि अबायोटिक रिसोर्स ऑल दोज थिंग्स विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, यानी अबायोटिक रिसोर्स इज रिलेटेड फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड द अबायोटिक रिसोर्स। फॉर एग्जाम्पल रॉक, सॉइल, मेटल्स, एवरीथिंग इज अबायोटिक, यानी those resources, those things, not resources, those things which is used to fulfill our requirement but it is related from the non-living things is known as the abiotic resource। उसी को हम क्या कहते हैं? अबायोटिक रिसोर्स। किसके आधार पर? तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन के आधार पर हमारा रिसोर्स दो तरह का होता है। कौन कौन? बायोटिक और अबायोटिक। क्लियर? उसके बाद हम लोग बात करेंगे जूम। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सहॉस्टिबिलिटी के आधार पर, एक्सहॉस्टिबिलिटी के आधार पर क्या है कि दो तरह के यहाँ भी रिसोर्स हैं। कौन कौन भाई? तो एक्सहॉस्टिबिलिटी के आधार पर रीनेबल रिसोर्स और नॉन रीनेबल रिसोर्स, दो तरह के रिसोर्सेस हैं यहाँ पर। कितने तरह का? दो तरह का, रीनेबल एंड नॉन रीनेबल। रीनेबल रिसोर्स कहने का मतलब है कि द रिसोर्स विच कैन बी रिप्रोड्यूस। रीनेबल रिसोर्स का मतलब है कि फिर से उसको रिप्रोड्यूस किया जा सके, रिन्यूड किया जा सके आफ्टर देयर यूज बाय द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के माध्यम से, फिजिकली, केमिकली, मैकेनिकली प्रोसेस के माध्यम से उसको हम बार बार क्या कर सकें? रिप्रोड्यूस कर सकें, रीन्यू कर सकें, रीयूज कर सकें। उसी को हम क्या कहते हैं? रीनेबल रिसोर्स कहते हैं। किसके आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेसिबिलिटी के आधार पर। ठीक है। उसके बाद कह रहा है जैसे एग्जाम्पल में कि सोलर की बात कर सकते हैं, विंड की बात सकते हैं, वाटर की बात कर सकते हैं, टाइडल एनर्जी की बात करते हैं। इसको रिप्रोड्यूस फिर से किया जा सकता है बार बार। क्लियर है? अब नॉन रीनेबल रिसोर्स का मतलब है कि नॉन रीनेबल रिसोर्स those type of resource which cannot renew, cannot remade, cannot reused। ठीक है। जिसको हम एक बार यूज कर लें तो दोबारा उसको यूज न कर पाए, नहीं कर सकते हैं, वैसे रिसोर्स को हम नॉन रीनेबल रिसोर्स के कैटेगरीज में रखते हैं और कहते हैं। जैसे विथ एग्जांपल हम दे सकते हैं मिनरल्स। मिनरल्स एक बार ख़त्म हो जाए तो दोबारा हम इसको यूज नहीं कर सकते हैं। फॉसिल फ्यूल्स, एक बार अगर हम जलावन की लकड़ी यूज़ कर दें तो फिर दोबारा हम उसको यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है। उसको नॉन रीनेबल रिसोर्स कहा जाता है। अब कह रहा है कि ये क्या है कि दिस रिसोर्सेस लाइक अ मिलियन ऑफ ईयर्स, हो सकता है बट इट विल बी टेक मोर पीरियड ऑफ द टाइम देयर फॉर्मेशन। ये लंबा समय लेता है फिर से बनने के लिए। जैसे कोयला है तो कोयला क्या होगा? एक बार बनेगा तो ये लंबा समय, मिलियन ऑफ ईयर्स टाइम लग जाता है फिर दोबारा बनने में। तो बनेगा बट इट विल टेक अ मिलियन ऑफ ईयर, बहुत ज़्यादा समय ले लेता है। तो दो चीज़ हम लोग बात किए यहाँ पर। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पर हमारा रिसोर्स जो है दो तरह का है, रिन्यूएबल रिसोर्स, ठीक है, रीनेबल रिसोर्स एंड नॉन रीनेबल रिसोर्स। ठीक है। रीनेबल का मतलब है कि रिप्रोड्यूस किया जा सके, रिन्यू किया जा सके। नॉन रीनेबल का मतलब है कि रीयूज, रीमेड, रीन्यू नहीं किया जा सके। क्लियर है? तो दो तरह के रिसोर्स देखें। ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन के आधार पर देखें, बायोटिक और बायोटिक। फिर ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पर देखें। ठीक है, रीनेबल और नॉन रीनेबल। उसके बाद कह रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप के आधार पर, ऑनरशिप के आधार पर भी क्या होता है? चार तरह के रिसोर्सेस होते हैं। कितने तरह का? ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप के आधार पर चार तरह का। कौन कौन भाई? तो इंडिविजुअल रिसोर्सेस, कम्युनिटी रिसोर्सेस एंड नेशनल रिसोर्सेस एंड इंटरनेशनल रिसोर्सेस।
ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप के आधार पर कितने रिसोर्स? 4। कौन कौन? इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल रिसोर्सेस एंड इंटरनेशनल रिसोर्सेस। ठीक है, तो अब यहाँ वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट द व्हाट इज़ द मीनिंग एंड व्हाट इज़ द इंडिविजुअल रिसोर्स। इंडिविजुअल रिसोर्स है क्या एक्चुअल में? तो कह रहा है कि इंडिविजुअल रिसोर्स का मतलब है कि दीज रिसोर्सेस आर ऑन प्राइवेट बाय इंडिविजुअल। सपोज दैट you and I have a personal things, you have a personal things, only you use them। सिर्फ आप ही उसको यूज कर सकते हैं। वैसे रिसोर्स को हम क्या कहेंगे? इंडिविजुअल या पर्सनल रिसोर्स कह सकते हैं। इंडिविजुअल रिसोर्स को हम पर्सनल रिसोर्स भी कह सकते हैं, जो सिर्फ मेरा अधिकार होगा, ओनली द राइट ऑन दैट रिसोर्सेस टू यूटिलाइज देम। उसको हमको केवल सिर्फ अधिकार होगा उसको यूटिलाइज करने के लिए। वैसे रिसोर्स को हम क्या कहेंगे? इंडिविजुअल रिसोर्स कहेंगे। दैट एग्जाम्पल लैंड हो गया, प्लॉट हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, हाउस हो गया, अपार्टमेंट हो गया, शॉप हो गया, बाइक हो गया, मोबाइल हो गया, एवरीथिंग इज एग्जाम्पल ऑफ द इंडिविजुअल रिसोर्सेस। इस तरह का एग्जाम्पल क्या होगा? इंडिविजुअल रिसोर्स के कैटेगरीज में जाता है। ठीक है, अब कह रहा है कि कम्युनिटी रिसोर्सेस। कम्युनिटी रिसोर्स क्या है भैया? तो कह रहा है कि दीज आर रिसोर्सेस विच आर एक्सेसिबल यूज टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। मान लीजिए हम लोग 10 आदमी मिलकर एक कम्युनिटी बनाए और उस कम्युनिटी के माध्यम से कोई रिसोर्स क्या कर रहे हैं? हम लोग एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, तो उस पर क्या होगा? 10 आदमी का अधिकार होगा। एक एग्जाम्पल, बहुत सुंदर एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, जो विजुअल ग्राउंड है, जहाँ पर मान लीजिए हम गांव के रहने वाले हैं, तो गांव के सभी लोगों का उस पर, उस एरिया पर अधिकार होता है। ग्रेजिंग लैंड हुआ, चरागाह के रूप हुआ, या चाहे विलेज पॉन्ड होता है, जो तालाब होता है गांव का, जो आहर होता है, आहरा जिसको हम लोग भोजपुरी भाषा में बोलते हैं, आहर, तो उस पर क्या होगा? कम्युनिटी रिसोर्सेस उसको कहा जाएगा। यानी उस एरिया के, पार्टिकुलर एरिया के लोगों के द्वारा उस पर अधिकार होता है, कोई दूसरा आकर उस पर अधिकार नहीं कर सकता है। वैसे रिसोर्स को हम कम्युनिटी रिसोर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद है नेशनल रिसोर्सेस। नेशनल रिसोर्सेस का मतलब है कि रिसोर्सेस बिलोंग्स टू द नेशन। वैसे रिसोर्स जो नेशन से बिलोंग करता हो, नेशन से रिलेटेड हो। ठीक है, ऑल द टेक्निकल रिसोर्सेस आर बिलोंग टू द नेशन। दिज रिसोर्सेस आर एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट। कह रहा है कि वैसे रिसोर्स को नेशनल रिसोर्स कहा जाता है जो गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया जाता हो? एक्वायर्ड किया जाता हो, और फॉर द वेलफेयर ऑफ देयर इंटायर पॉपुलेशन, अपने पॉपुलेशन को सर्विस प्रोवाइड किया जाता हो। वैसे रिसोर्स को, यानी हमारा और आप ही का अधिकार नहीं, उस नेशन के सभी लोगों का उस पर अधिकार होता है। वैसे रिसोर्स को हम क्या कहते हैं? नेशनल रिसोर्स कहते हैं। वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ द रोड, कैनल, रेलवे, हॉस्पिटल, बैंक। ठीक है, इस पे हमारा ही नहीं अधिकार है, सभी का अधिकार हो। वैसे रिसोर्स को हम नेशनल रिसोर्स कहते हैं। उसके बाद एक टॉपिक है, एक इंटरनेशनल रिसोर्स की बात हम लोग कर रहे हैं। तो कह रहा है कि इंटरनेशनल रिसोर्स क्या है भाई? तो कह रहा है यहाँ पर कि इंटरनेशनल रिसोर्स का मतलब है कि दीज आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन विच रेगुलेट सम रिसोर्सेज, दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल रिसोर्स। कह रहा है कि इंटरनेशनल रिसोर्स उसको कहा जाता है सिर्फ न कि आप ही देश का उस पर अधिकार हो, दूसरे देशों का भी अधिकार हो। वैसे रिसोर्स को हम क्या कहते हैं? इंटरनेशनल रिसोर्स कहते हैं। ये इंटरनेशनल रिसोर्स कहाँ देखने को ज़्यादा मिलता है? तो आप जानिए, बता रहे हैं कि कहाँ। मान लीजिए ये हमारा इंडिया है। ठीक है, ये हमारा क्या है? इंडिया है, इंडिया है। ठीक है, तो कह रहा है कि जो हमारा इंटरनेशनल रिसोर्स है, अब सबसे बढ़िया एग्जाम्पल इसको हम लोग ओशन के माध्यम से समझ सकते हैं कि ये वाला जो एरिया है, आप देखे होंगे कि ये जीग जैग है। ठीक है, आखिर जीग जैग क्यों होता है? तो हम देखते हैं कि समुद्र के लहर के माध्यम से क्या होता है कि ये एरिया को क्या करता है? कटाव करते जाता है पानी के कारण, तो जीग जैग हो जाता है। ठीक है, तो इस पर किसका अधिकार होगा, किसका नहीं होगा? ठीक है, ये कैसे पता चलता है? ठीक है, तो आपको आप
पता होना चाहिए कि क्या है कि अनक्लोज के माध्यम से क्या किया गया कि 1982 में एक ऑर्गेनाइजेशन स्थापित किया गया। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है अनक्लोज। अनक्लोज क्या होता है? UN, ठीक है, CLOS, ठीक है, अनक्लोज इसको पढ़ा जाता है। अनक्लोज का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन, ठीक है, कन्वेंशन लॉ ऑफ सी। इसका पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ सी, यानी इसको दूसरे भाषा में लॉ ऑफ द सी कहा जाता है। तो 1982 में ऑर्गेनाइजेशन जो है बनाया गया, वो अनक्लोज बनाया गया, और उसका काम क्या दिया गया कि समुद्री सीमा के निर्माण के लिए इनको क्या किया गया? ऑर्गेनाइज किया गया, ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, और इनको टेंडर दिया गया। किसको? इसको, अनक्लोज को टेंडर दिया गया। क्या टेंडर दिया गया भाई? तो इसको टेंडर दिया गया कि आपको निर्माण करना है कि किस देश की सीमा कितनी होगी और समुद्र पर कितना उसका अधिकार होगा। यानी जितने सारे ज्योग्राफिकल एरिया होता है, वो ज्योग्राफिकल एरिया का निर्धारण करने वाला उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? तो अनक्लोज है। क्या है? अनक्लोज, जिसको हम लोग यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ सी के नाम से जानते हैं। तो कह रहा है कि मतलब वह कहाँ तक टैक्स ले सकता है समुद्री मार्ग में, ये समुद्री एरिया में कहाँ तक टैक्स ले सकता है, कहाँ पर ये द्वीप बसा सकता है, कहाँ पर वो मतलब मेटल का माइनिंग कर सकता है। इस प्रकार का अधिकार आपको निर्धारण करना होगा। इस ऑर्गेनाइजेशन को ये कार्यभार सौंप दिया गया। समुद्री सीमा का निर्धारण के लिए किसकी स्थापना की गई? किसकी स्थापना की गई? कोई पूछ देगा कि समुद्री जो रेंज है, ओशन जो एरिया है, उसकी समुद्री सीमा का निर्धारण करने के लिए किसकी स्थापना की गई? तो अनक्लोज का क्या किया गया? निर्धारण किया गया, स्थापना किया गया। कब किया गया? तो इन 1982 में इसकी स्थापना की गई। इसका यही काम था कि सीमा का पता लगाना कि किस देश का सीमा कहाँ तक होगा और कितना एरिया तक होगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि इसको जब काम दिया गया तो इसने क्या किया, समुद्री इलाका वाला जो एरिया था, ये समुद्र का, अब बोला कि समुद्र तो बहुत बड़ा है, तो समुद्र में कहाँ से कहाँ तक किस कंट्री का अधिकार होगा, इन क्लॉज ने क्या किया, निर्धारित किया। कैसे निर्धारित होता है उसके बारे में देखिए जानकारी दे रहे हैं आपको हम। क्या होता है कि मान लीजिए ये हमारा इंडिया है, ठीक है, तो आप यहाँ थोड़ा सा हाथ से बनाने के कारण इस तरह से हो रहा है, आप देखेंगे इस तरह से जिगजैग है, ठीक है, जिगजैग है। तो क्या होता है कि इसको अनक्लॉज क्या करता है कि एक सीधी लाइन क्या करता है, इस तरह से खींच देता है, ठीक है, एक सीधी लाइन खींच देता है। सीधी लाइन खींचने के बाद आप देख रहे होंगे कि ये जो बीच में, ठीक है, ये जो बीच में ये वाला एरिया में पानी हो जाता है, पानी रह जाएगा, नेचुरली है कि ये समुद्र यहाँ तक है, हमारा तट यहाँ तक है, और यहाँ से एक क्या किया गया कि लाइन खींचा गया, ड्रॉ किया गया, एक लाइन ड्रॉ किया गया, सीधी लाइन ड्रॉ किया गया, तो बीच में इसमें जल भी रह जाता है, ठीक है। इस जल को क्या कहा जाता है, इस जल को इंटरनल वाटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंटरनल वाटर कहा जाता है। इस जल को क्या कहा जाता है? इंटरनल वाटर कहा जाता है, इंटरनल वाटर, ठीक है, इंटरनल वाटर के नाम से ये जल जाना जाता है, पानी को कहा जाता है। अब कह रहा है कि ये जो लास्ट वाला एरिया है, जो आप देख रहे हैं पिक्चर में रेड कलर का, इधर ये लास्ट वाला, ये इस लाइन को बेस लाइन कहा गया। किस लाइन को? इस लाइन को, लास्ट वाला एरिया को बेस लाइन कहा गया। इस बेस लाइन से क्या किया गया, जो अनक्लॉज है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ सी, इस ऑर्गेनाइजेशन ने इस बेस से क्या किया कि एक बेस लाइन बना दिया। इसको बेस लाइन कहते हैं, इसको बेस लाइन कहा जाता है। बेस लाइन से किसी भी देश का, अपने इंडिया का हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो बेस लाइन से समुद्र पर
इंडिया का कितना अधिकार है उसको हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेस लाइन से ये क्या किया, 12 किलोमीटर तक, यहाँ तक 12 किलोमीटर तक, यानी कहने का मतलब ये है कि 12 किलोमीटर नहीं, 12 नॉटिकल माइल, ठीक है, 12 नॉटिकल माइल जो है यहाँ से बेस से 12 नॉटिकल माइल यानी 22 किलोमीटर तक अधिकार है। किसका अधिकार है भाई, तो भारत का। और जो 22 किलोमीटर तक अधिकार है उसको हम क्या कहते हैं, टेरिटोरियल सी कहते हैं। टेरिटोरियल सी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, तो टेरिटोरियल सी के नाम से जाना जाता है बेस से, ठीक है। ये आपका बेस हुआ, इस बेस से 22 किलोमीटर, और नॉटिकल माइल, समुद्र की जो दूरी नापी जाती है वो नॉटिकल माइल से नापी जाती है, और एक नॉटिकल माइल बराबर होता है 1.852 किलोमीटर। तो नियर अबाउट 22 किलोमीटर तक इसका अधिकार होता है, ठीक है। वो किसी कोई भी इस एरिया में कोई भी देश मतलब कोई भी कंट्री इस एरिया में विदाउट परमिशन नहीं आ सकता है। यहाँ तक बेस लाइन से कितना दूरी तक, 22 किलोमीटर तक। उसके बाद बेस लाइन से फिर क्या है कि बेस लाइन से आपका 24 किलोमीटर तक, कितने किलोमीटर तक, 24 किलोमीटर तक, ठीक है, 24 किलोमीटर तक, 24 किलोमीटर नहीं, सॉरी डियर, 24 नॉटिकल माइल। 24 नॉटिकल माइल कहने का मतलब है कि 44 किलोमीटर, डबल कर दीजिए, ठीक है, 44 नॉटिकल माइल तक। तो अब कह रहा है कि जो 44 नॉटिकल माइल है बेस लाइन से, इस एरिया को क्या बोला जाता है भाई, यहाँ से यहाँ तक, तो इस एरिया को कॉन्टिजियस जोन कहा जाता है। कौन जोन कहा जाता है, कॉन्टेजियस जोन के नाम से जाना जाता है। इसमें कोई भी एरिया, मान लीजिए विदेशों से जब जहाज आता है, पानी का ट्रेड वाला सीप आता है, तो इस जोन में जब आएगा तो भारत क्या करेगा, इस जोन को जैसे ही पार करेगा, ठीक है, तो टैक्स लेगा, ठीक है, टैक्स लेगा। यानी 44 किलोमीटर तक भी भारत का अधिकार है। उसके बाद बेस से कह रहा है कि जो हमारा बेस लाइन है उससे कहाँ, 200 नॉटिकल माइल तक, कहाँ तक, 200 नॉटिकल माइल तक, यानी 370 किलोमीटर तक, ठीक है, 370 किलोमीटर तक बेस लाइन से, उसको क्या कहा जाता है, एक्सक्लूसिव जोन कहा जाता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जिसको हम लोग EEZ के नाम से जानते हैं। यानी इसमें क्या होता है, तो ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इसलिए कहा जाता है कि 370 किलोमीटर का समुद्री एरिया, मतलब बेस लाइन से जो दूरी है, वहाँ पर क्या कर सकता है भारत, अपना क्या कर सकता है, द्वीप बसा सकता है, कोई भी एरिया टापू बसा सकता है, कोई भी रिसर्च सेंटर खोल सकता है। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी देश का 370 किलोमीटर तक अपने बेस लाइन से लेकर 370 किलोमीटर तक अधिकार होता है किसी समुद्र पर, और 370 किलोमीटर के बाद, ठीक है, 370 किलोमीटर के बाद बाकी उसका अधिकार खत्म हो जाता है, और क्या है, उसको इंटरनेशनल रिसोर्स के कैटेगरीज में रख दिया जाता है। कहाँ से, 370 किलोमीटर के बाद से, यानी 200 नॉटिकल माइल के बाद समुद्री एरिया में वो इंटरनेशनल रिसोर्सेस के रूप में जाना जाता है। तो ये क्लियर हुआ कि इंटरनेशनल रिसोर्स किसको कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पर एक क्या किए, समुद्र का एग्जाम्पल लेकर अपने इंडिया को लोकेट करके बात किए। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि जो बेस लाइन है वो 12 नॉटिकल माइल, बेस लाइन से नॉटिकल माइल की दूरी होती है, वो उसको टेरिटोरियल सी कहा जाता है। जो 24 नॉटिकल माइल होगा, मतलब 44 किलोमीटर बेस लाइन से, उसको कॉन्टिजियस जोन कहा जाता है। और जो 200 नॉटिकल माइल मतलब 370 किलोमीटर होगा,
ठीक है, बेस लाइन से उसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहा जाता है। ठीक है, और 370 किलोमीटर के बाद सभी कंट्री का समुद्र पर अधिकार होता है। ठीक है, उसके बाद आई होप दैट आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, लिसनिंग मी। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन को ऑन करें। थैंक यू।